छुट्टी होते ही विद्या लंबे लंबे कदमों के साथ अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी उसकी सहेली लीला भागते हुए उसके पास आती है। अरे विद्या रुक जा, हर रोज छुट्टी होते ही इतने लंबे लंबे कदमों के साथ क्यों भागती रहती है? अरे घर ही तो जाना है, घर कहीं उड़कर भाग थोड़ी ना जाएगा। लीला तू नहीं समझेगी, मुझे जल्दी से घर जाकर सास बहू का सीरियल देखना है। तुझे सास बहू की लड़ाई झगड़ा देखना बहुत पसंद है ना? बंद कर दे ये सब देखना। मैं सास बहू के लड़ाई झगड़े नहीं बल्कि सास बहू का प्यार देखती हूँ। सास बहू का प्यार? सही है सही है, जा देख जाकर सास बहू का प्यार, क्योंकि ऐसा सिर्फ टीवी सीरियल में ही पॉसिबल है। असल जिंदगी में तो सास बहू के बीच प्यार कभी हो ही नहीं सकता। ये तू गलत कह रही है लीला, हर सास और बहू का रिश्ता लड़ाई झगड़े का नहीं होता। अब तू मेरी दीदी को ही देख ले, मेरी दीदी और उनकी सास के बीच बहुत प्यार है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं शर्त लगा सकती हूँ। ठीक है, 1 महीने बाद गर्मियों की छुट्टी होने वाली है, तू मेरे साथ मेरी दीदी के घर चल, वहीं चलकर तू खुद देख लेना। अगर मेरी बात सच निकली तो तू मुझे 100 रुपए देगी, अगर तेरी बात सच निकली तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगी। मंजूर? हाँ मंजूर, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ही जीतने वाली हूँ। सास बहू के बीच प्यार कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये। गर्मियों की छुट्टियां होते ही विद्या लीला को लेकर अपनी बड़ी बहन के ससुराल चली जाती है। विद्या की बहन बैजंती दरवाजा खोलती है और अपनी बहन को देखते ही उसे गले से लगा लेती है। मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया रानी, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। दीदी मैं भी आई हुई हूँ, थोड़ा ध्यान मुझ पर भी दे दीजिए। अरे लीला, तू तो कितनी बड़ी हो गई। इतने में बैजंती की सास सुमित्रा पीछे से आवाज लगाती है। कौन आया है बिटिया रानी? माँ विद्या आई है और उसके साथ उसकी बचपन की सहेली लीला भी आई है। चलो चलो अंदर चलो, माँ से मिलो। बैजंती अपनी बहन विद्या और उसकी सहेली लीला को लेकर घर के अंदर चली जाती है। अरे लीला बिटिया, मैंने तुम्हें बैजंती की शादी में देखा था, तुमने ही बैजंती के ससुर जी का कुर्ता जला दिया था ना? अरे आंटी छोड़ो ना, तब तो मैं छोटी बच्ची थी। ठीक है बच्चों, तुम लोग आपस में बात करो, मैं तुम सबके लिए बढ़िया चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। माँ आप मेरे होते हुए चाय बनाएंगी? ये कैसे हो सकता है, आप मुझे पाप में धकेल रही हैं। आप बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे बेटा, तुम्हारी बहनें आई हुई हैं, तुम लोग गपशप मारो, पुरानी यादें ताजा करो। वैसे भी जब से तू आई है तब से मैं किचन में नहीं गई हूँ, कम से कम आज तो मुझे चाय बना लेने दे। नहीं माँ, चाय बनाने में कितना टाइम लगेगा, बस मैं यूं गई और यूं आई, उसके बाद हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। बैजंती की सास सुमित्रा जबरदस्ती करती रहती है, लेकिन वो अपनी सास को चाय बनाने के लिए नहीं जाने देती और भागकर चाय बनाने लगती है। देखा लीला, मैंने कहा था ना मेरी दीदी की सासू माँ बहुत अच्छी है और उन दोनों के बीच बहुत प्यार है। लीला कुछ नहीं बोलती, सिर्फ मुंह बनाकर रह जाती है। थोड़ी देर बाद बैजंती चाय बनाकर ले आती है और सभी लोग खुशी खुशी चाय पीते हैं। सुमित्रा आंटी, अंकल कहीं नहीं दिखाई दे रहे? बेटा तेरे अंकल किसी काम से बाहर गए हुए हैं। वैसे मेरी बेटी के हाथ की चाय कैसी लगी तुम्हें? आपकी बेटी के हाथ की चाय? पर आपकी बेटी कहाँ है? अरे मैं बैजंती बिटिया की बात कर रही हूँ। बैजंती दीदी तो आपकी बहू है ना? बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता बेटा। रात को बैजंती का पति विशाल काम से घर लौटता है। ये लो माँ, आज मुझे सैलरी मिली है, पैसे संभाल कर रख लो। अरे बेटा, अब इस घर की जिम्मेदारी मुझ पर मत सौंपा कर, हमारी बैजंती बिटिया ही इस घर की मुखिया है। ये पैसे उसे ही दे दे, वो संभाल लेगी। अरे माँ, आप ही इस घर की मुखिया हो और हमेशा रहोगी। हाँ माँ, अभी मैं छोटी हूँ, ये जिम्मेदारी ना आप ही संभालो। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद लीला चुपके से बैजंती की सास के पास जाती है और उसे भड़काने की कोशिश करती है। आंटी, आपको नहीं लगता कि बैजंती दीदी अच्छा बनने का कुछ ज्यादा ही नाटक करती है? मैंने अपने कानों से बैजंती दीदी को ये कहते हुए सुना है कि आप उनकी गुलाम हो, आपको सिर्फ पैसे थमा दिए और भाभी के लिए भैया बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। इतना सुनते ही सुमित्रा जोर जोर से हंसने लगती है। लीला बेटा, मुझे पता है कि वो मुझे गुलाम बनाकर रखती है, भला कौन सी माँ नहीं चाहेगी कि वो अपनी बेटी की गुलाम रहे। और रही बात गिफ्ट की, तो विशाल हर बार मेरे लिए साड़ी ले आता है और बहू के लिए कुछ नहीं लाता। इसलिए कुछ ही दिनों पहले मैंने अपने बेटे को हड़काया था कि इस बार अगर जब सैलरी मिलेगी तो तू बहू के लिए गिफ्ट लेकर आएगा, इसीलिए वो शायद लेकर आया होगा। जब इधर बात नहीं बनती तब लीला बैजंती से जाकर अकेले में मिलती है। भाभी, आप बहुत भोली हो, आपकी सास और आपके पति आपके सीधेपन का बहुत फायदा उठाते हैं। मैंने अपने कानों से सुना, आपकी सासू माँ कह रही थी कि बैजंती को 1 कौड़ी देने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ गिफ्ट दे दे, वो उसी में बहल जाएगी।
ये तो कैसी बातें कर रही है लीला। और अगर ऐसी बातें कर रही है तब तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आखिर कौन सी बेटी नहीं चाहेगी कि वो अपनी माँ की गुलाम रहे। मैं तो चाहती हूँ कि वो मुझे भोला ही समझती रहे, मेरे भोलेपन का खूब फायदा उठाए। अगले दिन जब विशाल काम पर चला जाता है तब सीढ़ियों से फिसल कर सुमित्रा गिर जाती है। माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि आप फालतू में इधर उधर मेहनत मत किया करो, क्या जरूरत थी छत पर जाने की। अरे बिटिया, छत पर मेरे कपड़े सूख रहे थे तो मैंने सोचा उठा लूं, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया। अरे माँ जी को क्या हुआ दीदी? विद्या, माँ जी को चोट लग गई है। इतने में वहां पर लीला भी आ जाती है। विद्या और बैजंती मिलकर सुमित्रा को बेड पर लेटा देती हैं। तुम दोनों माँ के पास रुको, मैं तेल गरम करके लाती हूँ। बैजंती तेल गर्म करने चली जाती है। अरे विद्या, तू अपनी दीदी के साथ जा, उनकी मदद कर। विद्या वहां से चली जाती है। इधर लीला सुमित्रा से बातें करने लगती है, क्योंकि उसे अब अकेले में मौका मिल गया था बात करने का। देखा माँ जी, आपके पैरों में इतनी ज्यादा चोट आई है और डॉक्टर को बुलाने की बजाय सिर्फ तेल लगाकर आपको ठीक करना चाहती हैं। शायद वो चाहती ही नहीं कि आप चल फिर सके। बेटा, उसे अच्छी तरह से पता है कि मुझे डॉक्टर से एलर्जी है, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, और मेरी बेटी बैजंती के हाथों में जादू है। वो जब भी मेरी मालिश करती है, गहरी से गहरी चोट बिल्कुल सही हो जाती है। माँ जी, आप कितनी भोली हो। इतने में वहाँ पर बैजंती और विद्या तेल गर्म करके ले आते हैं। बैजंती अपनी सासू माँ के पैरों की मालिश करने लगती है और कुछ ही मिनटों में सारा दर्द खत्म हो जाता है। माँ बाप, खड़े होकर जरा चलने की कोशिश करो। अरे दीदी, माँ जी को भी चलने की कोशिश मत कराओ, उनकी चोट लगी हुई है, कहीं गिर गई तो। विद्या, तू अपनी सहेली लीला के दिमाग का इलाज कर। मैंने तुझे बताया ना कि मेरी बेटी के हाथों में जादू है और मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। मैं तुझे अभी इसका सबूत देती हूँ। सुमित्रा बेड से उतरती है और चलने लगती है। अब उसके बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा होता है। देखा तूने, मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। मेरी बेटी मुझे कभी कुछ नहीं होने देगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। इस तरह जब भी मौका मिलता, लीला कभी सुमित्रा को उसकी बहू के खिलाफ भड़काती रहती, तो कभी बैजंती को उसकी सास के खिलाफ। लेकिन दोनों के बीच का बंधन इतना मजबूत होता है कि दोनों हंसकर उसकी बातों को टाल देते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाता है, लेकिन एक रोज सुमित्रा के कमरे से उनके दर्द से चिल्लाने की आवाज आती है। दीदी, मुझे लगता है ये माँ जी की आवाज है। लीला, विद्या और बैजंती भागकर सुमित्रा के कमरे में जाती हैं। क्या हुआ माँ, आपके पेट में दर्द है क्या? बिटिया, मेरे बेटे का ख्याल रखना, ये दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब शायद मैं नहीं बच पाऊंगी, मेरा वक्त आ गया है। ये सुनते ही बैजंती परेशान हो जाती है और जल्दी से तेल गर्म करके उनके पेट में मालिश करने लगती है, लेकिन दर्द कम नहीं होता। तुरंत वो विशाल को फोन करती है और उन्हें अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है। बैजंती, विशाल, आपकी माँ की एक किडनी फेल हो चुकी है, जल्दी ही किडनी का इंतजाम करना होगा। डॉक्टर साहब, आप मेरी ये किडनी ले लीजिए, पर मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर विशाल की किडनी चेक करते हैं, लेकिन विशाल की किडनी उनके माँ के काम नहीं आ सकती। डॉक्टर साहब, जल्दी से मेरी किडनी चेक कीजिए और मेरी माँ को ठीक कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी किडनी मेरी माँ के काम आएगी। डॉक्टर साहब बैजंती की किडनी चेक करते हैं और बैजंती की एक किडनी निकालकर सुमित्रा के अंदर डाल दी जाती है, जिससे उनकी जान बच जाती है। लीला ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है। भैया, विद्या, आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आप दोनों के बीच कितनी फूट डालने की कोशिश की, पर आप दोनों के प्यार के आगे मैं हार गई। ये कैसी बातें कर रही है तू लीला? हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं क्या, कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि सास बहू के बीच भी आज के जमाने में इतना प्यार हो सकता है, पर आप दोनों ने ये साबित कर दिया। ये ले विद्या, तेरे 100 रुपए, तू जीत गई। इसी तरह सास बहू के बीच में प्यार और अटूट होता है और सब लोग खुशी खुशी जिंदगी बिताते हैं।